नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यू स्कॉलर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी फॉर चैंपियंस। और इस सीरीज में हम इंटायर इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे, पॉलिटी के सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाते चलेंगे ताकि जो पॉलिटी का हमारा बेस है वो स्ट्रांग हो जाए। किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, वहां पे जो आपको कॉन्सेप्ट पैसे देने पे मिलेगा वो चीजें आपको मैं यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको बस पेशेंस रखना है। वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूंगा, मतलब 1 से 2 दिन के गैप पे वीडियोस आएंगी, शाम को 5 बजे जब भी मैं डालूंगा। तो ये फिक्स टाइम है हमारा, क्योंकि थोड़ा और भी काम रहता है। आज का जो हमारा चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और लगभग ये 2 पार्ट्स में आएगा। तो आज पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा हम बैकग्राउंड ले चलते हैं। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1599 में 1599 में बनती है और इसका एक और नाम कहा जाता है जिसका नाम जो था जॉन कंपनी। ठीक है, इसको जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है और 1599 में बनती है और फिर 1600 में इसे क्वीन एलिजाबेथ वन ने अपने चार्टर में जो अफ्रीका आप देखते हैं, ऐसा अफ्रीका आपको देखेगा नीचे है, तो वहाँ पे जो नीचे है वहाँ पे उस एरिया को कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। तो जो क्वीन थी इंग्लैंड की, उन्होंने कहा कि ये जो केप ऑफ गुड होप है, मतलब जो अफ्रीका का टो है आप कह सकते हैं, उसके ईस्ट में ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है। ठीक है, तो आपको ये समझना होगा कि ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके पास केवल इंडिया से ट्रेड करने के एक्सक्लूसिव राइट ही नहीं थे, वो चाइना से भी करती थी। ठीक है, इसके यहाँ पे ईस्ट में आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका के ईस्ट में ट्रेड करने के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। अब 1600 में इन्हें एक तरीके से लाइसेंस मिल गया। 1608 में सबसे पहली बार ये जो अंग्रेज है, जो ये कंपनी है, भारत पहुंचती है। कहाँ पे आई? सूरत में आई थी, ये आप याद रखिएगा। तो 1608 में आती है और जिस जहाज से आते हैं उसका नाम था हेक्टर। और जो कह सकते हैं कैप्टन कह लीजिए जहाज के, वो थे विलियम हॉकिंस। और फिर वो वहाँ सूरत उतरते हैं और उस समय जो जहांगीर थे, वो मुगल एम्परर थे, उनका दरबार लगता था आगरा में। तो जो हॉकिंस थे वो आगरा गए, आगरा के दरबार में। और देखिए आप यहाँ पे ब्रिटिश का दिमाग देखिए कि जो ये हॉकिंस था, वो जब वहाँ गए तो इन्होंने टर्किश भाषा में बात की जहांगीर से, मुगल एम्परर जहांगीर से, क्योंकि बहुत कम लोग उस समय जानते थे। और क्योंकि थोड़ा जहांगीर को कह सकते हैं बैकग्राउंड भी, और दूसरी बात उनको आती भी थी टर्किश लैंग्वेज, तो इम्प्रेस हुए। और इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि थोड़ा मतलब ना बता दें, हाँ भाई हम एक गांव की लड़के हैं और आप परमिशन दे दीजिए मुझे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। लेकिन जहांगीर ने उस टाइम परमिशन नहीं दी। क्यों जानते हैं? 2 कारण थे। पहला कारण था कि इससे पहले, मतलब जो 1608 में ये आए हैं अंग्रेज, इससे पहले पोर्तुगीज आ चुके थे। तो जहांगीर के मन में पहले से वो पोर्तुगीज से परेशान थे, क्योंकि ये जो अरेबियन सी का एरिया था वहाँ पे पोर्तुगीज रूल करते थे। और क्योंकि वो रूल करते थे तो मुगल एम्पायर के पास इतनी पावरफुल नेवी नहीं थी जो इतना कन्फ्रंट करें उनसे। तो जो भी, जैसे समुद्र के रास्ते जो भी मक्का मदीना वगैरह जाते थे, काफ़ी पवित्र मतलब स्थल है मुस्लिम कम्युनिटी में, तो जो भी उस तरफ जाता था तो ये लोग टैक्स उससे लेते थे, जिससे जहांगीर बहुत खुश नहीं थे, खफा थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अब पोर्तुगीज आ गए हैं, उनके भाई वो समुद्र पे राज कर रहे हैं, तो ये कुछ बहुत कर भी नहीं सकते थे।
एक ये कारण था जिससे उन्हें डर था कि यार पहले ही एक अंग्रेज आया हुआ है, उसने परेशान किया हुआ है। दूसरा ये था क्योंकि पोर्तुगीज पावर थे तो उन्होंने प्रेशर भी डाला कि आपने परमिशन नहीं देनी है इसे, ये जो बंदे आए हैं इनको जाने दो, परमिशन नहीं देनी है आपने। तो जब ऐसा हुआ तो परमिशन नहीं मिली। लेकिन अब क्या हुआ कि बेशक परमिशन नहीं मिली अंग्रेजों को, लेकिन उन्होंने 1608 से ही कह सकते हैं आप, जो सूरत है, इंडिया है, वहाँ पे एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ट्रांजिट पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि वहाँ पे आपको परमिशन बेशक नहीं मिली, लेकिन शिप लेके आओ, इंग्लैंड से शिप लेके आओ और सूरत पे रोक दो। वहाँ पे आपने परमिशन अंदर जाके फैक्ट्री में सेटअप कर सकते हो ना, लेकिन वहाँ पे आप जहाज लेके आएंगे, पोर्ट पे लगाएंगे, जो भी बेचना है दे देंगे, जो भी खरीदना है ले लिए और ऐसे चल गए। हालांकि ये भी लीगल नहीं था, लेकिन भाई साठ गांठ थोड़ा आदमी बैठा लेता है, सेटिंग कर लेता है। तो ऐसा करके ट्रांजिट पॉइंट की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया अंग्रेजों ने 1608 से ही। और क्योंकि अब अंग्रेजों के दिमाग में चल रहा था कि अगर वहां पे इंडिया में एंटर करना है और कह सकते हैं अपने एम्पायर को स्टैब्लिश करना है, तो पोर्तुगीज से निपटना पड़ेगा। इसके लिए फिर आता है 1612 आता है और इस साल होता है बैटल ऑफ स्वालीहोड, जिसे बैटल ऑफ स्वाली भी कहा जाता है। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं और पोर्तुगीज हार जाते हैं। और आप कह सकते हैं एक तरीके से ब्रिटिश अंपायर है उसकी नींव यहाँ पे आप 1612 में आप देख सकते हो, उसकी जड़ 1612 में है। अगर आप, हम ये भी कह सकते हैं अगर 1612 में अंग्रेज हार गए होते तो आप, इतना बड़ा हो सकता था साम्राज्य ना बन पाता। और दूसरा ये भी था, हो सकता था अंग्रेज की जगह हम पे पुर्तगाल का शासन होता। तो अगर यही एक वॉर थी, आप कह सकते हैं स्टार्टिंग की, जो पूरी कहानी को चेंज कर सकती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आगे आया और 1615 के लगभग में, है ना, इनको परमिशन भी मिल गया। फिर ये एक कंपनी इस्टेब्लिश हो गई यहाँ इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं और फिर जो 1765 आता है, 1765 में ये एक कंपनी नहीं, अब ये एक पॉलिटिकल पावर बन गई, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कैसे? देखिए 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं और उस समय के जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, वो हार जाते हैं। अगले साल फिर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके तहत जो ब्रिटिश है उनको मिल जाता है दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीन प्रोविंसेस का। अब दीवानी राइट्स का क्या मतलब है? दीवानी राइट्स का मतलब है कि इन एरियाज से जो टैक्स है, रेवेन्यू है, उसका कलेक्शन ये ब्रिटिश करेंगे और जो सिविल कोर्ट है वो वाले मैटर ये देखेंगे। तो दो चीजें होती, दीवानी होती थी और एक निजामत होती थी। निजामत का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर आपने देखना है सारा, ठीक है। तो इन्होंने क्या, निजामत नहीं लिया, भैया हमें हेडेक नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वाला काम हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी पैसे मिले हमें, ठीक है। और फिर ट्रीटी हुई कि लगभग, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, कि लगभग 26 लाख रुपए शाह आलम को एनुअली ये देंगे ब्रिटिश, और उसके बदले में इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। अब क्योंकि ये पावर बन गए हैं ब्रिटिश, तो अब भाई सरकार की भी नज़र पड़ती है। तो अब अंग्रेजी सरकार की नज़र पड़ने लगी इन पे, क्योंकि मोटा पैसा कमा रहे थे यहाँ पे। और इस जो इन्होंने एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिले हुए थे, उसको एक तरीके से कह सकते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए लगभग 40,000 पाउंड्स हर साल कंपनी को, ब्रिटिश सरकार को देना होता था। तो अब होता क्या है, अब समझ रहे हैं क्या हुआ? अब क्या हुआ कि अब 1765 में तो इन्हें दीवानी राइट्स मिल गए, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये जो 40,000 देना था पाउंड हर साल, ये डिफॉल्ट करने लगते हैं कि भाई पैसे ही नहीं है। और फिर आगे जाके 72 के आसपास आए, 71-72 के आसपास इन्होंने लोन मांग लिया कि भैया हमें लोन दे दो, पैसे तो जो हमें देना है वो तो हम दे नहीं पा रहे, हमें और भी लोन चाहिए। ये सभी देख के ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि भाई इतना ये कमा रहे हैं और ये जो 40,000 देना वो भी नहीं दे रहे, अब हमसे कर्जा भी मांग रहे हैं, तो भाई अब इसे रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो गाढ़ी कमाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि हमने इनकी मोनोपोली बनाई हुई है।
तब अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एक्ट आता है विच वॉज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें 4-5 पॉइंट थे, बहुत नहीं परेशान होना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला आपने ये समझ लेना है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, मद्रास था और बंगाल था। तो ये जो प्रेसिडेंसीज थी सभी की पावर इक्वल थी, लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, इसमें ये कहा गया कि जो बंगाल के जो गवर्नर हैं इनका अब ओहदा हो जाएगा, इनको जो डेजिग्नेशन है गवर्नर का वो चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर हैं वो इनके सबॉर्डिनेट हो गए। मतलब बंगाल के जो गवर्नर हैं वो बन गए गवर्नर जनरल, और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो अब इनसे नीचे हो गए। दूसरा, अभी ये जो गवर्नर जनरल बने इनके लिए कहा गया कि एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगी जिसमें 4 लोग होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, और जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वोटिंग के द्वारा लिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं एक्चुअल पावर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास थी, मतलब कोई भी डिसीजन लेना है वोट करेंगे, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो होंगे बंगाल के वो तब वोट करेंगे अगर टाई हो गया, 2 हाँ कह रहे हैं 2 ना कह रहे हैं, तब वो वोट करेंगे। अदरवाइज अगर किसी ने 3 ने हाँ कह दिया 1 ने ना किया तो डिसीजन गवर्नर जनरल को लेना पड़ेगा। तो ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल आया। तो 2 चीजें हमने देख ली, गवर्नर जनरल बन गए और एग्जीक्यूटिव काउंसिल आ गया। तीसरा यहाँ पे ये आया कि ये जो आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात की गई, जिसमें 1 चीफ जस्टिस होंगे और 3 अदर जजेस होंगे। चौथा आया कि जो कंपनी के जो भी वर्कर्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सर्वेंट्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ये किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकेंगे, किसी भी तरीके का ये गिफ्ट नहीं ले सकते, प्राइवेट ट्रेड में ये शामिल नहीं हो सकते। एक तरीके से उनके करप्शन को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया। और 5वां पॉइंट ये था कि देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, स्टार्टिंग में उसे चलाने वाली जो बॉडी थी वो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो जो लंदन में बैठती थी। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं अब ये ब्रिटिश सरकार को बताएंगे कि भाई आप मिलिट्री लेवल पे वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट आपको उनके सामने रखनी है, कितनी कमाई हुई, मिलिट्री का क्या हिसाब किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, आपको प्रॉपरली बताना है सरकार को। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 5 पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। अब इसमें कुछ कमियां रह गई। इन कमियों को दूर करने के लिए आया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या था, देखिए इसमें आप अगर एक्चुअली मैं कहूँ तो यहाँ पे सिंपली जो सुप्रीम कोर्ट जो इस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट, जैसे पहला एक्ट था, उसकी पावर्स को कम किया गया। कहा क्या गया इसमें, यहाँ पे भी हम 4-5 बातें जो हमें देखना है। यहाँ पे ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है। मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कह सकता, कोई दखल अंदाजी नहीं। ऐसे कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। तीसरा, जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ की जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ठीक है। और ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ये इन कोर्ट्स के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं वो बनाएंगे। और 5वां ये पॉइंट था कि ये सुप्रीम कोर्ट बनी है ये कलकत्ता के लोगों पर इनका जुरिडिक्शन है, जो हिंदू हैं वो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग जस्टिस आप देंगे, और अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति हैं उनको निर्णय लेते समय आप मोहम्मदन लॉस को आप देखेंगे, ठीक है। तो ये मेन लेके आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि पावर को काफ़ी कम कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो उस समय की सुप्रीम कोर्ट थी। इससे आगे चलते हैं, 2 साल बाद 2-3 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। यस, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और पिट्स इंडिया एक्ट में बात की गई
जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट्स, वो लेके आए। और इसको लाने के पीछे का कारण क्या था इस एक्ट को? देखिए, लगभग इससे 2-3 साल पहले जो 1779 आसपास में जो अमेरिका में ब्रिटिश थे, उन्होंने आज़ादी ले ली कि भैया हम आज़ाद हैं। पहले जो अंग्रेज अमेरिका गए, उन्होंने आज़ादी कह दी कि भैया अब हम ब्रिटिश सरकार को नहीं मान रहे हैं, हम आज़ाद हैं। तो देखिए, अमेरिका आज़ाद हो गया, तो अब कहीं ना कहीं ब्रिटेन को लग रहा था कि हमें थोड़े सा अपना शिकंजा कसना पड़ेगा अपनी कॉलोनीज पे, ये कहीं और भी ऐसी चीज़ें ना हो। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो इसमें क्या था? इसमें जो मेन प्रोविजन ये रखा गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो मेन बॉडी है। सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे डिसीजंस मेन यही ले रही है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि जो कमर्शियल फंक्शन है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कमर्शियल प्रॉफिट के लिए जो भी काम कर रही है, वो सारे फंक्शंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डील करेगी उनसे। लेकिन जो पॉलिटिकल काम है, मतलब पैसे को इकट्ठा करना, पूरे ना ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ पे जीत चुकी है, जो उनके अंडर आ चुका है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करना, मिलिट्री को रखना, ये सारी चीज़, मतलब शासन करने वाली जो चीज़ें हैं, उसके लिए एक नई बॉडी बनाएगी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब ये सभी चीज़ें देखेगी, ठीक है। मतलब बिजनेस, मतलब एक कंपनी है, मान लीजिए गूगल है, तो गूगल जो भी अपने काम कर रही है वो हो गया कमर्शियल काम, ठीक है। अपनी कंपनी को कैसे प्रॉफिट करें, कहाँ से खरीदें, कहाँ बेचें, क्या करें, दैट इज कमर्शियल काम। तो वहाँ पे कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल फंक्शन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेगी। लेकिन जो जिन कह सकते हैं जिन एरियाज को उन्होंने जीता है, उन एरियाज में शासन कर रहे हो ना, शासन करने की पावर अब रहेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। वो बॉडी अब देखेगी ये सारी चीज़ें। एक तरीके से थोड़ा कह सकते हैं पावर को बांट दिया, ताकि एक बॉडी के पास रहेगा तो वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर दो बॉडी बना देंगे तो ना आप समझ सकते हैं कि विद्रोह होने की संभावनाएं घट जाती हैं। तो अंग्रेजों ने ये किया। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, सबसे पहले आप कह सकते हैं यहाँ पे ये कहा गया कि जो ब्रिटिश, ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी टेरिटरी जो इन्होंने जीती है, ये इनकी कोई पर्सनल टेरिटरी नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार की टेरिटरी है, जो ये लोग उनके बिहाफ पे इनका देखरेख कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया कि हाँ, आप कोई सपने मत देखो कि आपको ये सब मिला हुआ है, ठीक है। तो इस आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहा हूँ मैं। तो यही मेन पॉइंट्स हैं पिट्स इंडिया एक्ट के। तो ये वीडियो लगभग 18-19 मिनट की हो गई है, तो इसको हम यहीं रोकते हैं। हमने बैकग्राउंड देख लिया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773, अमेंडिंग एक्ट 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देख लिया है। कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना जल्दी रिप्लाई कर सकूं, और डेफिनेटली रिप्लाई मैं करता हूं जब भी मुझे टाइम लगता है प्रॉपरली। और अगर ज़्यादा कंफ्यूजन होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस भी बना दूंगा, अगर आपको दूसरा टॉपिक के बारे में आपको जानना है। तो इसी नोट के साथ विदा लेते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, एफर्ट्स लग रहे हैं कि हाँ, मैं जो एफर्ट्स कर रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।